हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए डैमेज के टाइप्स देखे कि कितने टाइप से डीएनए डैमेज हो सकता है। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं, बट फिर भी लास्ट लेक्चर देख लेना अगर ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो। डीएनए डैमेज के टाइप्स को हमने डिवाइड किया था अलग अलग टाइप्स में, जैसे कि सिंगल बेस ऑल्ट्रेशन, ओके, एक था अपना डबल बेस अल्ट्रेशन, उसके बाद एक था चेन ब्रेक, एंड वन वाज क्रॉस लिंकिंग। सो ये अलग अलग टाइप्स हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं डीएनए डैमेज के। सिंगल बेस ऑल्ट्रेशन में हमने देखा अलग अलग, जैसे कि एक था एल्काइलेशन ऑफ बेसिस, अगर बेसिस का नाइट्रोजन बेसिस का एल्काइलेशन हो जाए सो डीएनए डैमेज हो जाता है। एक था ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस, वन वाज बेस पेयरिंग मिसमैच, एक था अपना डीएमिनेशन और एक था डीप्यूरिनेशन, एंड वन वाज डीप्यूरिनेशन। ये लास्ट लेक्चर सॉरी, ये सब लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। डबल बेस अल्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था या तो प्यूरिन डाइमर बन सकते हैं या फिर पायरिमिडिन के डाइमर बन सकते हैं। चेन ब्रेक में हो सकता है सिंगल चेन ब्रेक हो या डबल चेन ब्रेक हो। क्रॉस लिंकिंग में क्रॉस लिंकिंग में क्या था, डीएनए की क्रॉस लिंकिंग हो सकती है या डीएनए की किसी प्रोटीन के साथ में क्रॉस लिंकिंग हो सकती है। ये सब कर चुके हैं हम। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल बेस अल्ट्रेशन हम करेंगे आज, जिसमें हम देखेंगे एल्काइलेशन ऑफ बेसिस कैसे होता है, कैसे एल्काइलेशन ऑफ बेसिस डीएनए को डैमेज करता है। एल्काइलेशन ऑफ बेसिस, बेसिस मतलब नाइट्रोजन बेस के लिए यहां पे लिखा है जो ATGC हमारे नाइट्रोजन बेस है, उनका एल्काइलेशन कौन कर सकता है? उनका एल्काइलेशन कर सकते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट। सो एल्काइलेशन इज कॉज्ड बाय एल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब एल्काइलेटिंग एजेंट्स में कौन एल्काइलेटिंग एजेंट हो सकते हैं? वो कोई केमिकल हो सकता है, दैट मे बी ए केमिकल, और कोई ड्रग मॉलिक्यूल हो सकता है जो डीएनए का एल्काइलेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन मस्टर्ड का, जो कि एल्काइलेटिंग एजेंट है। एग्जांपल है, लेट मी चेंज द मार्कर। नाइट्रोजन मस्टर्ड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट। अब एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करता है? एल्काइलेटिंग एजेंट नाम से ही पता है, एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करेगा? ट्रांसफर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? लाइक CH3 ग्रुप या फिर CH2 CH3, दीज आर एल्काइल ग्रुप्स। इनको ट्रांसफर करेगा नाइट्रोजन मस्टर्ड विच इज अ एल्काइलेटिंग एजेंट। सो ये देखिए कि जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है, नाइट्रोजन मस्टर्ड के पास कैपेसिटी होती है कि ये दो एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर कर सकता है। क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या कर सकता है? इट कैन ट्रांसफर 2 एल्काइल ग्रुप्स। और ऐसे एल्काइलेटिंग एजेंट जो 2 एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम बाइफंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट्स। बाइफंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ओके, तो अब देखिए हम डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं कि ये क्या करता है। हमें सबसे पहले पता है भाई ये डीएनए कैसे बनता है। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं,
बस ये याद रखना है कि ये 2 एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। अब देखो डायग्रामेटिकली समझते हैं इसी चीज को। हम सबको पता है भाई डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती है। एक होता है पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप से, और एक तरफ होता है इसके नाइट्रोजन बेस। हियर इज द नाइट्रोजन बेस। फॉर एग्जांपल यहां पे जो नाइट्रोजन बेस है वो कुछ भी ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया जी, दैट इज गुएनाइन। तो ये क्या है, देखो शुगर एक तरफ फॉस्फेट से जुड़ा है, एक तरफ गुएनाइन से जुड़ा है। अब गुएनाइन के इधर भी जी बॉन्ड करता है, हमें पता है किसके साथ में, सी के साथ में, ट्रिपल बॉन्ड से। और ये जो सी है ये भी फर्दर जुड़ा होगा शुगर से और फास्फोरस से। ये नॉर्मल एक डीएनए के अंदर होता है भाई। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 चीजें होती है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फास्फेट, और वो अपने जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है उसके साथ में वो पेयरिंग करता है। अब नाइट्रोजन मस्टर्ड इस रिएक्शन में क्या करेगा, मान लीजिए अब एंट्री किसकी हुई है, एल्काइलेटिंग एजेंट की, दैट इज नाइट्रोजन मस्टर्ड। एज आई टोल्ड यू कि नाइट्रोजन मस्टर्ड बाई फंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट है, मतलब कि ये 2 फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, 2 एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, सॉरी। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये सेम स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं। देखिए शुगर है, शुगर इज अटैच्ड विद फास्फोरस और इधर अपना है गुएनाइन। अब गुएनाइन के साथ में अगर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो क्या होगा, गुएनाइन के साथ में, क्योंकि नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या करेगा, 2 एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, ये CH2CH3, ये दिस इज एल्काइल ग्रुप विच इज ट्रांसफर्ड बाय नाइट्रोजन मस्टर्ड। अब जो G है ये C के साथ बॉन्ड नहीं कर पाएगा। अब G जो ट्रिपल बॉन्ड करता था C के साथ, और C के साथ क्योंकि अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है इस एल्काइल ग्रुप के कारण, गुएनाइन एक्चुअल में गुएनाइन रहा ही नहीं, ठीक है। अब ये जो नया स्ट्रक्चर बना है गुएनाइन के साथ, जब एल्काइल ग्रुप अटैच होने के बाद जो भी ये नया स्ट्रक्चर बना है ये बॉन्ड कर जाएगा अब T के साथ में, ठीक है, और बाकी वैसे का वैसा रहेगा। मीन्स शुगर एंड हियर वाज फॉस्फेट ग्रुप। तो सारा सब कुछ सेम है, बट यहां पे देखो एल्काइल ग्रुप आते ही क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ एडेनाइन के जैसा दिखता है तो इसके सामने आ गया टी, बट एक्चुअल में क्या जी के साथ टी अटैच कर सकता है, नहीं। सो ये एक तरह का डीएनए डैमेज है। दिस इज अ टाइप ऑफ डीएनए डैमेज विच इज कॉज्ड बाय एल्काइलेटिंग एजेंट। तो इस टाइप से एल्काइलेटिंग एजेंट किसी डीएनए के नाइट्रोजन बेस का एल्काइलेशन करके और ओवरऑल स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि एल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से अब होता क्या है, ये क्रॉस लिंकिंग करवा देते डीएनए के साथ में। Alkylating agents, they can cause cross linking of DNA। मतलब मान लीजिए this is DNA strand and it can cross linked with another DNA like this। So this type of cross linking can be caused by these type of alkylating agents। I hope कि alkylation आपको समझ में आ गया है। अब सेकेंड मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस।
ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस, बेसिस बोले तो नाइट्रोजन बेसिस। ओके, अब देखिए डीएनए, एज वी ऑल नो, डीएनए जो है, डीएनए हमारी सेल के अंदर कॉन्टिन्यूसली फ्री रेडिकल्स बनते हैं। सबको पता है भाई सेल्स के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, लाइक ROS, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल्स बड़े खतरनाक होते हैं डीएनए के लिए। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। दे कैन कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। और अगर नाइट्रोजन बेसिस का ऑक्सीडेशन हो गया तो बचा क्या फिर, नाइट्रोजन बेस ही अगर खराब हो गए, लाइक नाइट्रोजन बेसिस लाइक ATGC, अगर इनका ऑक्सीडेशन हो गया, अगर ये डैमेज हो गए ऑक्सीडेशन से, तो फिर दैट मींस ओवरऑल डीएनए विल बी डैमेज्ड, डीएनए विल बी डैमेज्ड, राइट। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि जो ग्वेनाइन है, ग्वेनाइन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। देख, जैसे कि 4 नाइट्रोजन बेस है ATGC, वैसे तो ऑक्सीडेशन किसी का भी हो सकता है, बट जो ग्वेनाइन है, ग्वेनाइन इज द मोस्ट सेंसिटिव नाइट्रोजन बेस। ग्वेनाइन इज मोस्ट सेंसिटिव। और ये मोस्ट सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन के साथ बनती बहुत है। ये ऑक्सीजन को देखते ही उसको लपकने की कोशिश करता है कि ऑक्सीजन मिली और उसके साथ बॉन्ड कर लेता है, इसीलिए ज्यादा सेंसिटिव है कि जैसे ही इसको आसपास ऑक्सीजन मिलेगी उसके साथ बॉन्ड करेगा और ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका डैमेज हो जाता है। ठीक है, सो ग्वेनाइन इज मोस्ट सेंसिटिव टुवर्ड फ्री रेडिकल्स लाइक ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। सो जैसे ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के साथ ग्वेनाइन रिएक्शन करेगा, ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो अब सबसे पहले तो मैं आपको फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्वेनाइन के ऊपर जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का अटैक होगा तो क्या चेंज आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के बारे में बताता हूं, मतलब कि फ्री रेडिकल क्या है। देखिए, नॉर्मली जो ऑक्सीजन है O2, ओके, O2 को हम कैसे लिखते हैं, O2 का मतलब ऑक्सीजन के पास दीज आर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स इनके पास है, 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर हमने बना दिए। ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, दिस इज नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बट अगर किसी रिएक्शन की वजह से सेल के अंदर मान लो कोई ऐसी रिएक्शन हुई जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए या यू कैन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो क्या होगा। सो दिस इज ऑक्सीजन, नॉर्मल सिचुएशन, बट व्हाट आई सेड कि अगर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, दिस इज, और लेट मी राइट इट हियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आने के बाद अब जो ये बन गया, दिस इज फ्री रेडिकल। नाउ this is free radical, or you can say या इसको आप रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी बोल सकते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, दैट मीन्स ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण अब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। ठीक है ना, तो अब इसको कोई भी आसपास मिलेगा ना, उसके साथ ये रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज द रीजन फ्री रेडिकल्स को सेल से रिमूव करना जरूरी होता है। तो अब ये फ्री रेडिकल सेल के अंदर बनते हैं, मैंने बता दिया ये, और फ्री रेडिकल्स को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अब हम ये देखेंगे कि ये फ्री रेडिकल कैसे
नाइट्रोजन बेस दैट इज गुआनाइन की बैंड बजाता है, ठीक है ना। अब ये फ्री रेडिकल कैसे इस गुआनाइन के बैंड बजाता है, अब ये हम देखेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं गुआनाइन का स्ट्रक्चर। इजी स्ट्रक्चर है, एक हेक्सागोनल रिंग है, एक पेंटामेरिक रिंग है, लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें जहाँ भी नाइट्रोजन है वो लगा दीजिए। सो एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, दिस इज, यहाँ पे एक बॉन्ड है, दिस इज NH2, हियर इज NH, हियर इज डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड यहाँ पे होती है, और दिस इज NH एंड वन बॉन्ड इज हियर, दिस इज N, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग दिखाता हूँ मैं, लाइक दिस, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये है हमारा गुआनाइन का स्ट्रक्चर। और गुआनाइन जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन के अगेंस्ट बड़ा सेंसिटिव है, ऑक्सीजन को बड़ा प्यार करता है ये, तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको रोस अपीयर होगा, रोस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और यू कैन से फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जैसे ही इसको दिखेगा, इट विल ट्राई टू मेक अ बॉन्ड विद दैट ऑक्सीजन, ओके। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस एक ही जगह पे चेंज आएगा, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वैसे का वैसा बना देना हमें। हियर इज NH2, NH bond O, हियर इज N, हियर इज NH, और ये बच गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेंज आएगा मेन, ये फ्री रेडिकल जो था वो इस H के साथ में ऑक्सीजन ले आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा OH। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑल्ट्रेशन। सो देखिए फ्री रेडिकल ने क्या किया, इस पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे ऑक्सीजन को बाइंड कर दिया, और जिसकी वजह से ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ये गुआनिन नहीं रहा, अब ये बन गया 8 हाइड्रोक्सी गुआनिन। नाउ दिस न्यू स्ट्रक्चर इज 8 हाइड्रोक्सी गुआनाइन, ठीक है। तो इस टाइप से गुआनाइन का ओवरऑल स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, वो एक नया स्ट्रक्चर बन गया 8 हाइड्रोक्सी गुआनाइन। सो इस टाइप से जो नाइट्रोजन बेसिस है, बाकियों का भी, किसी का भी हो सकता है, ए का, टी का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, बट गुआनाइन का होने के चांस ज्यादा है, बिकॉज इसकी ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बाकी नाइट्रोजन के मुकाबले में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है अपना बेस पेयर मिसमैचिंग। अब इसमें क्या होता है कि देखो कभी कभी जो सेल्यूलर मशीनरी है या सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जब वो रेप्लिकेशन वगैरह जैसी प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं, तो उस टाइम पे वो एग्जैक्ट नाइट्रोजन बेस को पहचान नहीं पाते और उनसे गलतियां हो जाती है। मैं लिखता हूं तभी आपको समझ में आएगा। समटाइम्स क्या होता है, सेल्यूलर मशीनरी or you can say cellular enzymes, they can't recognize bases, they can't recognize नाइट्रोजन बेसिस। और क्योंकि वो नाइट्रोजन बेसिस को पहचान नहीं पाते हैं, और इसका रीजन है उनका प्रूफ रीडिंग जो मैकेनिज्म है वो कमजोर होता है, ड्यू टू पुअर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। यानी कि इसका मतलब क्या बना, ठीक है, एक बार एक लाइन और लिखता हूं, और इसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन नाइट्रोजन बेसिस। देखिए मैंने क्या बोला, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, सेल्यूलर मशीनरी या जो एंजाइम्स है सेल के अंदर वो नाइट्रोजन बेसिस को पहचान नहीं पाते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये डीएनए है भाई, ठीक है, और इस डीएनए के अंदर क्या चल रहा है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस चल रही है, और ये है डीएनए पॉलीमरेज, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज का हमको पता है कि स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता जाएगा बीच में से। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैंड ऐसे अलग हो चुका है, दीज आर 2 स्ट्रैंड्स,
और ये ऐसे एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड को ऐसे बनाता जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीमरेज का नॉर्मली क्या होता है कि ए अगर यहाँ पे है तो पॉलीमरेज क्या करेगा, सॉल्यूशन में से टी को उठाएगा और ए के सामने टी को चिपका देगा, ए के सामने यहाँ पे टी को चिपका देगा। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। बट क्या हो कि अगर ये एंजाइम भूल जाए टी को पहचानना और टी की जगह पे उठा करके ये जी को चिपका दे, दैट इज रॉन्ग बिकॉज ए के सामने टी आना चाहिए। लेकिन अब भाई एंजाइम था, ये भी एक तरह का मशीनरी का पार्ट है, गड़बड़ी आ गई इसमें भी, ठीक है ना। तो इसने ए के सामने अगर जी को चिपका दिया तो ये क्या हो गया, दिस इज मिसमैचिंग, ठीक है। तो ये इसका पुअर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, मतलब कि ये अपनी गड़बड़ी, मतलब कि ये अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और अपने ओवरऑल मैकेनिज्म के अंदर, ओवरऑल प्रक्रिया के अंदर इसने गड़बड़ी कर दी है। तो इससे क्या होगा, चेंज इन नाइट्रोजन बेसिस, ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पे चेंज हो गया और जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। अब ठीक है भाई, चलो गड़बड़ हो गई भाई, गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं। बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, पता तो हो कि सोल्यूशन क्या है। सो सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे रिपेयर मैकेनिज्म अलग अलग तरह के कवर करेंगे। इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन है मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। अब अगली प्रक्रिया में बढ़ते हैं, अगले डीएनए डैमेज को हम सीखेंगे कैसे होता है। फोर्थ इज डीएमिनेशन। स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है डीएमिनेशन, जहां भी डी वर्ड लिखा आ जाए इसका मतलब कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। एमिनेशन मतलब कि अमीन ग्रुप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएमिनेशन? इट इज द रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप, रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप कौन सा होता है? दिस इज NH2 ग्रुप। अगर NH2 ग्रुप किसी नाइट्रोजन बेस से रिमूव हो जाता है तो, और स्पेशली देखिए रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन बेसिस, फ्रॉम नाइट्रोजन बेसिस, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे और इसको कौन कॉज कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉज की। सो डीएमिनेशन, कुछ ऐसे केमिकल जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे केमिकल डीएमिनेशन कॉज कर सकते हैं। ऑक्साइड कैन कॉज डीएमिनेशन। अब डीएमिनेशन में देखो क्या क्या होता है। मान लीजिए एडेनाइन है, अगर एडेनाइन के अंदर से, अगर एडेनाइन के अंदर से अमीन ग्रुप निकल जाए, दैट इज डीएमिनेशन, राइट। अमीन ग्रुप का निकलना डीएमिनेशन। एडेनाइन में से जब अमीन ग्रुप निकलेगा तो इसका जो नया स्ट्रक्चर होगा उस नए स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हाइपोजेंथिन। न्यू स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड हाइपोजेंथिन। सिमिलरली अगर यही कहानी साइटोसिन के साथ में हो जाए, अगर साइटोसिन का डीएमिनेशन हो जाए तो यह बन जाएगा यूरासिल। इट विल बिकम यूरासिल। अगर ग्वाइनाइन के साथ डीएमिनेशन हो जाए तो यह बनेगा ज़ैंथीन। और अगर एक केमिकल होता है 5 मिथाइल साइटोसिन, अगर 5 मिथाइल साइटोसिन के अंदर से अमीन ग्रुप निकल जाए तो यह बन जाएगा थाइमीन। तो ये देखिए एक अलग ही केमिकल बन के आ रहा है जब इसका डीएमिनेशन हो रहा है। मान लीजिए ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड में यहां पे दिस इज जी और जी के सामने नॉर्मली क्या होता है? सी। वी ऑल नोज जी के सामने क्या होता है? सी, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। बट अब क्या हुआ, जो सी है इस सी के अंदर से, साइटोसिन के अंदर से
मान लो नाइट्रिक ऑक्साइड केमिकल की वजह से साइटोसिन का अगर डीएमिनेशन हो जाए तो क्या होगा। अब देखो साइटोसिन वाली रिएक्शन देखिए आप, ये वाली साइटोसिन के अंदर से अगर अमीन ग्रुप निकल जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा यूरासिल में, मतलब कि साइटोसिन के ऊपर अटैक किया किसने, नाइट्रिक ऑक्साइड ने, और इसके अंदर से क्या निकल गया, NH2 ग्रुप बाहर निकल गया, डीएमिनेशन हो गया। अब जैसे ही साइटोसिन का डीएमिनेशन होगा तो साइटोसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरासिल, साइटोसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरासिल। अब मुझे ये बताओ, क्या डीएनए के अंदर यूरासिल होता है? क्या डीएनए में यूरासिल होता है? नो। डीएनए में AT के साथ बाइंड करता है, GC के साथ बाइंड करता है। यूरासिल तो आरएनए में होता है ना, यूरासिल आरएनए में होता है। पहली बात तो यही कि यहाँ पे दिक्कत हो गई है, ठीक है ना। डीएनए अब यहाँ पे जब भी ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नहीं कर पाएगा, गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले इस गड़बड़ को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि जी के सामने जब सी आएगा तभी बात बनेगी। अब जब रेप्लिकेशन होगी प्रॉब्लम तब भी होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? जब दो स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे ऊपर वाला स्ट्रैंड तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये यूरासिल क्या करेगा, अब अपने आगे किसको, एडेनाइन को ले आएगा। ये ओवरऑल आगे से आगे गड़बड़ होती चली जाएगी। तो इसीलिए इस गड़बड़ को यहीं पे ठीक करना जरूरी है, क्योंकि जी के सामने यू आ गया, जी के सामने सी ही आना चाहिए, इस यू को हटाना जरूरी है। तो इस तरह की गड़बड़ को कौन ठीक करेगा? इस तरह की गड़बड़ का सोल्यूशन है बेस एक्ससीजन रिपेयर। इस तरह की गड़बड़ का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है बेस एक्ससीजन रिपेयर। रिपेयर पे मेरा एक अलग से लेक्चर होगा, अभी हम सिर्फ डैमेज की बात कर रहे हैं कि डीएनए किस किस तरीके से डैमेज हो सकता है। उसके बाद हम इन रिपेयर मैकेनिज्म्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये देखो डीएमिनेशन से आपको समझ में आ गया कि कोई एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस पे एक अलग ही तरह के केमिकल के अंदर चेंज हो जाता है या स्विच हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं डीएमिनेशन के बाद डीप्यूरिनेशन की। डीप्यूरिनेशन नाम से ही पता चलता है, डी मतलब निकलना, प्यूरिनेशन यानी कि प्यूरिन का निकलना। प्यूरिन कौन से होते हैं? ए एंड जी, एडेनाइन एंड गुआनिन, ये प्यूरिन होते हैं। अगर किसी स्ट्रैंड में से एडेनाइन और गुआनिन निकल जाए तो भी गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो ये होता किस वजह से, सबसे पहले अगर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेकडाउन हो जाती है तो ए और जी रिमूव हो जाते हैं। व्हाट आई सेड, इसका रीजन क्या है? क्लीवेज of N glycosidic bond, cleavage of N glycosidic bond of purine, purine like A and G। अगर इनकी N glycosidic bond breakdown हो जाए तो क्या होगा? then release of purine from DNA strand, प्यूरिन बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे एक डीएनए स्ट्रैंड से। तो अब आपको ये ऐसे समझ नहीं आया होगा, स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ज़्यादा केमिकल वेमिकल का लोचा नहीं करता मैं। मान लीजिए हमको पता है एक पेंटोज शुगर होती है और दिस इज शुगर, शुगर के साथ कनेक्ट रहता है फास्फोरस, और एक तरफ होता है यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस लेना हमें प्यूरिन, क्योंकि मैटर प्यूरिन का चल रहा है, ठीक है। तो प्यूरिन में कोई भी ले लो, मान लो आपने ले लिया प्यूरिन एडेनाइन, ठीक है। अब ये एडेनाइन और ये जो पेंटोज शुगर, इनसे ये जो कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो कनेक्शन है इनके बीच में, दिस कनेक्शन, दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब अगर रेडिएशन या फ्री रेडिकल के कारण अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार पूरा का पूरा बनाते हैं। अब हमें पता है एडेनाइन किसके साथ बॉन्डिंग करता है? एडेनाइन बॉन्डिंग करता है थाइमिन के साथ में, ओके। और थाइमिन भी दूसरी तरफ किससे जुड़ा होगा? शुगर से।
दिस इज शुगर विच इज फर्दर कनेक्टेड विद फॉस्फेट मोइटी, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर था, लेकिन हमने बोला डीप्यूरिनेशन में क्या होगा, डीप्यूरिनेशन के अंदर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटेगा, और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा, प्यूरिन जिससे अटैच है, मतलब ये प्यूरिन है और ये शुगर से अटैच है इस बॉन्ड से, दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जैसे ही इस बॉन्ड पे रेडिएशन गिरेगी ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन हो गया तो ये जो एडेनाइन है ये कंप्लीट डीएनए के स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डीएनए, और मान लीजिए दिस इज एडेनाइन अटैच्ड विद थायमिन, लाइक दिस। अब क्योंकि नाइट्रोजन इसका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा, एडेनाइन यहां से रिमूव हो गया, या प्यूरिन आप बोल सकते, प्यूरिन रिमूव हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे प्यूरिन रिमूव हो गया तो एक स्पेस रह गया यहाँ पे, खाली स्पेस, क्योंकि टी के सामने कुछ तो आना चाहिए ना, खाली तो नहीं छोड़ सकते। तो ये जो खाली स्पेस है प्यूरिन की कमी की वजह से हुआ, इसीलिए इस खाली स्पेस को बोलते हैं ए प्यूरिनिक साइट। दिस ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड ए प्यूरिनिक साइट, ए प्यूरिनिक साइट, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि क्या कॉन्सेप्ट है डीप्यूरिनेशन का। अब इसके रीजन बताता हूं। रीजन हो सकता है रेडिएशन या फ्री रेडिकल्स, या फ्री रेडिकल की वजह से नाइट्रोजन बेस का डीएमिनेशन हो सकता है, और इसका सॉल्यूशन है बेस एक्सीजन रिपेयर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बेस एक्सीजन रिपेयर। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई अपना डीप्यूरिनेशन का।